राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जन सेवा, जनता की सेवा के साथ ही राजनीति का काज जो है वो शुरू होता है और जनता की सेवा के साथ ही राजनीति की परिभाषा परिपूर्ण होती है। और ऐसे में बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे जनसेवक हैं जो कि जनता की सेवा के बूते पर विधानसभा के सदन तक पहुंचते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक ऐसा ही जाना पहचाना चेहरा है जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह शेरा भैया। और बुरहानपुर से शेरा भैया की दहाड़ जब निकलती है तो राजधानी भोपाल में सदन के चारों तरफ ये गूंजती सुनाई देती है। एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानपुर के निर्दलीय एमएलए श्री सुरेंद्र सिंह शेरा भैया। शेरा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी बहुत नमस्कार, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। बार बार आपसे मुलाकात होती है। अपनी चिर परिचित शैली में वो लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। भले ही सरकार कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन शेरा भैया का दबदबा है कि वो कम नहीं होता। पूर्व की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी वो खासम खास माने जाते थे और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के भी वो बेहद करीबी माने जाते हैं। आखिर कौन सा जादुई मंत्र उनके पास है, सीधी बात करते हैं। शेरा भैया, सबसे पहले तो आपकी दहाड़ फिर एक बार भोपाल में सुनाई दे रही है और शिवराज जी के भी बहुत करीबी आप इन दिनों नजर आ रहे हैं, कारण क्या है? नहीं, मैं जो भी बात मेरी होती है बड़े नेताओं से, वो सच्चता पर आधारित रहती है और मैं बहुत सरल उपलब्ध हूँ लोगों के साथ। और अपनी बेवाक जो भी उनको बतलाना है, जो भी डिसीजन लेना है, उसमें बेवाक अपने विचार रखता हूँ। इसलिए वो विचार जो मैं रखता हूँ वो धरती पे सच्ची उतरते हैं, इसलिए उनको अच्छा लगता हूँ। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर शेरा भैया, इन दिनों देखा जा रहा है कि उपचुनाव की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों जोर लगा रही हैं। ऐसे में आप जो निर्दलीय विधायक हैं, आपकी क्या भूमिका होगी? क्या दोनों तरफ से खींचतान है और लोग लुभावन जो वादे होते हैं, क्या वो आप तक भी पहुंच रहे हैं? नहीं, मेरे पास तो मुलाकात होती है। सभी प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो लोग डिस्कशन करते हैं। और आज की तारीख में तो अभी मैं शिवराज सिंह जी के साथ दिया हूँ, पूरे ओपन होकर साथ दिया हूँ, सरकार को साथ दिया हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है राजनीति करना नहीं है, राजनीति के माध्यम से विकास करना है। तो मैं चाहता हूँ कि खंडवा जिला, बुरहानपुर जिला, जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है हमारी खासकर, उसमें विकास की नदियाँ बहे। उस तरह से मैं सिंचाई के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर और रोजगार के ऊपर काम कर रहा हूँ। और इसी तारतम्य में अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है खंडवा में, उसका पानी आज तक ना खंडवा डिस्ट्रिक्ट को मिला है ना बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में खंडवा डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करने के लिए इंदिरा सागर प्रोजेक्ट से 100% पानी लिया जा रहा है, जो कि 2022 तक पूरा कार्य हो जाएगा। ये हर खेत के पास से पानी पहुंच जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक ही जिला है। तो पीने का पानी 60,665 घरों के अंदर पाइपलाइन से जाएगा। पीने का पानी 167 गाँव है, 288 पंचायतें हैं, जो इन सब लोगों को पीने का पानी नल से जाएगा। न माता बहनों को किसी को भी गांव के नल पे, गांव के ट्यूबवेल पे, गांव के कुएं पे मटका लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है आपको ये सपना साकार हो पाएगा? क्योंकि पूर्व में भी आपको ऐसे कई वादे जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी किए थे। बार बार ये भी कहा गया था कि आप मंत्री बनने वाले हैं। जल जीवन मिशन के पैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से और प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश के पीएचई डिपार्टमेंट में 3,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इसके बहुत जल्दी टेंडर लग रहे हैं। कम से कम 200 ठेकेदार बुरहानपुर जिले में काम करेंगे और इनको टारगेट है 2021 मार्च 31 तक 2021 तक ये काम पूरा करके देना है। अच्छा, उपचुनाव में इसका क्या असर होगा? यदि पूरे खंडवा जिले में आप पानी पहुंचा देंगे, बुरहानपुर में पानी का कहा जा सकते हैं गंगा बहा देंगे, तो फिर इसका असर उपचुनाव में कितना आप समझ लीजिए। जब सबसे पहली ज़रूरत है इंसान को पीने का पानी की, और पीने का पानी जब उनके घर पहुंच जाएगा तो आप समझ लेना कि उसमें सरकार को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में लोगों को, नेताओं पर विश्वास हो जाएगा कि ये अपना काम करके दिखाते हैं। तो इस पानी में भाजपा का कमल खिलेगा या कांग्रेस का पंजा निकलेगा? देखिए, ये तो अभी सब डिपेंड करेगा कौन सा विधायक कौन से लड़ रहा है, कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार लड़ रहा है और उनकी कैसी वर्किंग है और उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जा रहा है, उसकी संबंध लोगों से, आम लोगों से कैसे है। क्योंकि आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले पार्टी के नाम से उम्मीदवार जीतते थे, अब
अपने व्यक्तिगत संबंधों से उम्मीदवार को लोग वोट डालते हैं। उसमें बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व कम रहता है। उम्मीदवार की खुद की पकड़ कितनी है उस पर ज़्यादा निर्भर रहता है। लेकिन विधायक जी, हमने तो सुना है कि आपकी जो पकड़ है वो जितनी बुरहानपुर में है उतनी ही मंधाता विधानसभा में भी है, और इस बार तो लगता है कि आपने कमर कस ली है कि मंधाता में भी जो है अब अपना अंगद का पांव चढ़ाने। बिल्कुल, आप लोग चाहेंगे और भगवान चाहेगा तो मैं अपनी वाइफ जैसी सुरेंद्र सिंह ठाकुर को वहाँ से चुनाव लड़ाऊंगा निर्दलीय। और पब्लिक की डिमांड जो है, पब्लिक डिमांड कर रही है मुझे वहाँ से लड़ने के लिए। जिस हिसाब से उन्होंने बुरहानपुर में मेरा काम देखा है पिछले 1.5 साल से, और जो संघर्ष एक दिन हम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका बहुत मानना है कि मैं अपने परिवार से किसी को लड़ाऊँ वहाँ से। अगर मौका आएगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन यदि कमलनाथ जी आपको मनाने पहुंच गए, शिवराज जी यदि आपको मनाने पहुंच गए और आप मान गए तो पीछे हटना ही। तो आने दो, समय तो आने दो, बात तो करेंगे, तो बात होगी ना भैया। जब बिना बात के कैसे बात करेंगे? अभी तो जब भी 2 बार मुलाकात करने गया हूँ मैं शिवराज सिंह साहब से, तो अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो क्वारंटाइन है अभी। मैं देखो लेकिन अभी तो ग्वालियर में दौरे में हैं। अभी चालू है, 2-3 दिन से उनके वो घर से बाहर निकले हैं। तो बहुत अतिशीघ्र मेरी उनसे मीटिंग होने वाली है। क्या प्लानिंग है उनकी, क्या चाहते हैं वो मुझसे, उस हिसाब से मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। अच्छा, मंधाता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? जिस तरह से आपने कहा कि आप अपनी धर्मपत्नी को वहां से चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयारी कर चुके हैं, तो क्या बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा? मंधाता इतना अच्छा क्षेत्र है जहाँ इरिगेशन का पानी भरपूर है, और वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाई है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ पाई है। पावर प्रोजेक्ट जरूर है 2, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई है। तो मैंने अभी 10,500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कि हमको 1,500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है। पूरा प्रोजेक्ट सामने आने वाला है, तो हम बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो मेरे हिसाब से तो कम 10,000 लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार मिलेगा। वहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन शेरा भैया, वहाँ की अगर चुनावी चेहरों की बात करें तो कांग्रेस वहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मैदान में उतारने का मन बना रही है, तो भाजपा में भी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का नाम इन दिनों जो बहुत सारी चर्चाओं में है। क्या लगता है ऐसे में आपका कदम बढ़ाना ये पूरी कहानी में नया ट्विस्ट ला देगा? बिल्कुल लड़ूंगा मैं आम आदमी के लिए चुनाव लड़ूंगा, आम कार्यकर्ता की डिमांड पे चुनाव लड़ूंगा। वहाँ के वोटर्स चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वहाँ की माता बहनें चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन लोग को उन नेताओं पे विश्वास नहीं रह गया है जो अभी कुछ दिन पहले ही बिक गए हैं, इस पार्टी से उस पार्टी चले गए, जिन्होंने लोगों को विश्वास तोड़ा है। और वहाँ पर काम हुआ कुछ नहीं है, लोग जीतते जरूर लेकिन काम करते नहीं है। लेकिन आप भी तो इस तरह से पहले कमलनाथ जी के खास थे, अब शिवराज जी के हैं, तो आपने भी तो अपना समर्थन बदला ना। मैं सरकार के साथ रहा, कमलनाथ जी के साथ ईमानदारी के साथ रहा, वैसे शिवराज सिंह जी के साथ ईमानदारी के साथ हूँ। बिल्कुल आप देख लेना, उनके हर कार्यक्रम में उनके साथ दिया हूँ। और शिवराज सिंह जी से मेरे क्षेत्र के जो विकास के कार्य है, तो मैं बोला अभी कि जल जीवन मिशन में 3,000 करोड़ रुपए उनके माध्यम से मेरे बुरहानपुर जिले को मिले हैं। और आने वाले समय में हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, रोजगार की बात है, वहाँ पर 2 यूनिट आ रही है। एक हमारी स्पिनिंग मिल आ रही है जिसमें कम से कम 800-900 बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा, और एक शुगर फैक्ट्री का एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, इथनॉल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इथनॉल प्रोजेक्ट, उसमें भी कम से कम 500 बच्चों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह से हम लोग 2-3 हज़ार बच्चों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराएंगे 3 साल के अंदर। आपकी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से क्या दुश्मनी है? क्या ये राजनीतिक दुश्मनी है या व्यक्तिगत दुश्मनी है? नहीं, ये काम करने के तरीके में फ़र्क है। मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं आम आदमी से हाथ मिला के काम करता हूँ और आम आदमी के बीच में बैठ के काम करता हूँ। उनका स्टाइल जरा अलग है, बड़े नेता है, बड़े स्टाइल से काम करते हैं, वो जो लोगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए हर चुनाव वो हारते, लगातार हारते हैं। और आज उनकी पहचान बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो जाना और मिलना भी चाहते नहीं है लोगों से। जबकि मैं तो सरलता से उपलब्ध हूँ, मेरा 24 घंटे फ़ोन चालू रहता है, मैं लोगों से फ़ोन पर बात करते रहता हूँ 24 घंटे और सरलता से उपलब्ध हूँ। लेकिन निमाड़ में तो यादवों का दबदबा है। हमने तो ऐसा सुना है कि सुभाष यादव जी ने जो जनता के बीच में पकड़ बनाई थी, उसका सीधा फायदा अरुण यादव और सचिन यादव को मिलता है, और शायद यही वजह थी कि कमलनाथ सरकार में सचिन यादव कृषि मंत्री तक बना दिए गए थे। नहीं, वो अच्छी बात है, सुभाष यादव जी का आशीर्वाद था, उन लोग को बन गया, लेकिन इनकी खुद की उपलब्धता कुछ नहीं है, खुद की उपलब्धि कुछ भी नहीं है, जनता से बहुत दूर हो चुके हैं। और अब तो इनको बिजनेस में लग जाना चाहिए। बीच में तो मैंने ये सुना था कि ये बीजेपी को ज्वाइन करने वाले, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से 2 जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के, नारायण पटेल साहब और सुमित्रा कास्डेकर जी, ये इनका टिकट दिया हुआ था, अरुण यादव दिग्विजय सिंह साहब का दिया हुआ था टिकट था, और दोनों ही अभी बीजेपी में चले गए उनके। तो मुझे ऐसा लगा, प्रतीत होता है कि और भी 2-3 विधायकों को वो लेकर
बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी कांग्रेस के 3 विधायकों को और तोड़ के बीजेपी में ले जाएंगे। ये तो बड़ा खुलासा है जो आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और विश्वास करिए ऐसा होगा, देखना आगे जाकर। चलिए खैर, बड़ी बात है। इन दिनों राजनीति में क्या कुछ हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और इन दिनों तो दल बदलू राजनीति का रंग पूरे मध्य प्रदेश पर ऐसा चढ़ा है कि जनता भी कंफ्यूज है कि नेताजी को चुने तो आखिर किस पैमाने पर, किस आधार पर उन्हें वोट करें, क्योंकि नेताजी को जब वोट देते हैं तो दल दूसरा होता है और जीतने के बाद दल फिर बदल दिया जाता है। बहरहाल इसमें फायदे में तो निर्दलीय विधायक यहाँ पर मुझे नजर आते हैं। जब जिसकी सरकार होती है, जिसकी हवा चलती है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है आपको? नहीं, फायदे में नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो सरकार रहती है वो हम जैसे लोगों को बहुत साथ देती है। और हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है वो जनता से जो हमारे वादे हैं हम उसको पूरा करना चाहते हैं। साफ बोलना चाहता हूँ महेंद्र जी, क्योंकि हम हमारे काम से जिंदा रहना चाहते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे, अभी 3 साल के बाद फिर चुनाव आने वाला है, जनरल इलेक्शन आएगा, फिर हमको लोगों से हाथ जोड़ने जाना है, उनके पास जाना है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो हम काम करेंगे तो ही जनता पहचानेगी। हम काम जनता के पास जाएंगे, करीब जाएंगे तो ही जनता पहचानेगी, और जनता के बीच में रहेंगे तो जनता पहचानेगी। जनता से दूर जाएंगे तो जनता आजकल कोई भी, तुम राजा हो महाराजा हो कोई भी बड़े हो, भूल जाती है फट से। चलिए, बड़ी बात है। राजनीति में साफगोई होना, स्पष्टवादिता होना बड़ी बात है, और यही बड़ी बात नजर आती है सुरेंद्र सिंह शेरा भैया में। और शायद यही वजह है कि उनकी दहाड़ से पूर्व की सरकार के तमाम नेता और मंत्री भी डरते थे, और वर्तमान में भी, वर्तमान की शिवराज सरकार भी उन्हें हल्के से नहीं लेती, बल्कि उनकी बातों को गंभीरता से सुनती और समझती है। बहरहाल देखना होगा कि वो दल के भरोसे नहीं, लेकिन जल के भरोसे जरूर है। पूरी विधानसभा में जल पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। आने वाले दिनों में कैसा पूरा होता है ये देखना बहुत लाजमी होगा। शेरा भैया, इन दिनों आपने बात की जिस तरह से राजा की, महाराजा की, तो मुझे दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे याद आ गए। क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आपकी भी पॉलिटिकल केमिस्ट्री अच्छी बनती है? कई तस्वीरें हमने आपकी देखी। नहीं, मैं साथ में रहा हूँ, उनके साथ भी काम किया हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी काम किया हूँ, राजा दिग्विजय सिंह के साथ भी काम किया हूँ। लेकिन पब्लिक आजकल उसी को मानती है जो उसके साथ हाथ पकड़ के चलता है, जो उनके कदमों से कदमों में मिला के चलता है। वो जमाना चले गया, अभी राजा महाराजा का जमाना चले गया। अब पब्लिक चाहती है कि उसके साथ आदमी हाथ में हाथ डाल के चले, उनसे कदम मिला के चले, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ के चले, तब जाके आप आम जनता के दिल में बैठ सकते हो। और नहीं तो आप बहुत दूर हो जाओगे जनता से। जनता बिल्कुल पहचानेगी नहीं। आजकल हर व्यक्ति बहुत होशियार हो गया है, और सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, उसके माध्यम से अगर आप लोगों से जुड़े रहोगे, उनके हाथ में हाथ डाल के काम करोगे, तो ही जाके आपकी पहचान होगी और आपका अपनापन डेवलप होगा। नहीं तो कोई आज की तारीख में किसी को बड़ा मानता नहीं है। सब अपने आप में राजा है, सबकी अपनी दुनिया है, सब उस दुनिया के राजा है। चलिए, बड़ी बात है, सब अपने आप में राजा हैं, अपने आप में महाराजा हैं। बहरहाल जनता जो है, कहा जाता है कि लोकतंत्र में वही राजा होती है, और वही प्रजा की भूमिका में आकर राजा की तस्वीर और चेहरा दोनों तय कर देती है। शेरा भैया, हमने ऐसा सुना है कि आप बहुत जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। पूर्व की सरकार में हालांकि ये आवाज़ मीडिया के कानों तक बहुत हद तक पहुंचती रही, लेकिन अब फिर एक बार आवाज़ उठ रही है कि शेरा भैया को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। क्या ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई आहट है? नहीं, मंत्री बनाना तो पूरा ये चीफ मिनिस्टर का अधिकार होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, 6 की 6, उन सबको खुद न कुछ जवाबदारी सरकार देगी। क्योंकि बीजेपी की सरकार चाहती है कि ये 5 साल पूरी सरकार चले और आने वाले चुनाव में भी सरकार बने रहे, तो वो पूरी जवाबदारी देगी। ऐसी पूरी अच्छे से बात हो चुकी है। अति शीघ्र कभी भी आप देखना, या तो ये चुनाव के पहले या चुनाव के बाद आपको एक बड़ा एक्सपेंशन मिलेगा, जहां हम सबको पूरी महत्वता दी जाएगी और जवाबदारी दी। तो ये जवाबदारी निगम मंडल के अध्यक्ष के तौर पर होगी या कैबिनेट के या राज्य मंत्री के सदस्य के तौर पर? नहीं, ये सब अच्छी मंत्री पद ही रहेगा। आप देखिएगा, अच्छा मंत्रालय मिलेगा, और हमारे को ध्यान में रखते हुए ही काम होंगे सर। बड़ी बात है, यहाँ पर बड़ा दावा है, बड़ी चुनौती को स्वीकार करने का मादा भी है, और बुरहानपुर से जब ये आवाज़ निकलती है तो भोपाल में भी ज़रूर जिम्मेदारों के कानों तक पहुँचती है। शेरा भाई, हमने सुना है कि इन दिनों आपका इंदौर में बहुत दिल लग रहा है, इंदौर में बहुत रुझान हो रहा है, लगातार दौरे कर रहे हैं, इंदौर के नेताओं के साथ करीबियाँ, नज़दीकियाँ दोनों देखी जा रही हैं। इंदौर से इतना प्रेम क्यों है आखिर शेरा भैया? क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है और इंदौर पॉलिटिकल रिच भी। आप देखा, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, उसमें इंदौर के नेतृत्व तो हर वक्त मान सम्मान मिला है। और कुछ ना कुछ तरीके से मैं अपने व्यवसाय के तरीके से, अपने रिश्तेदारी के तरीके से इंदौर से जुड़ा हूँ। इसलिए मुझे बार बार इंदौर आना पड़ता है, और आप लोग के माध्यम से आम लोगों से मिलने की एक इच्छा पूरी होती है। और विश्वास करूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। इंदौर के लोग
इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, कार्यक्रमों में उद्घाटन करवा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं मेरा। राजपूत समाज के लोगों ने बहुत 2 बार 3 बार मुझे यहाँ वेलकम किया, तो मैं उनका आभारी भी हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये उनका पसंद है, उनका प्यार है जो मुझे इंदौर बार बार याद करता है, बुलाता है। बुरहानपुर के बाद कहीं इंदौर को तो कर्मभूमि आप नहीं बनाने वाले? इतना प्यार आप? अरे इंदौर कर्मभूमि आज से नहीं है, मेरे पिताजी के टाइम से रही है। हमारी आज से 50 साल पहले यहाँ बस सर्विस चलती थी इंदौर टू बुरहानपुर, तब से हमारा परिवार इंदौर से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक कर्मभूमि तो नहीं बना रहे हैं आप? राजनीति में हमारा परिवार यहाँ जुड़ा हुआ रहा। शिव कुमार, मेरे आदरणीय स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी इंदौर से जुड़े हुए रहे, नई दुनिया वालों से, पूरे प्रेस वालों से जुड़े रहे, नीमा फैमिली से जुड़े रहे, और लगातार जो भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का यहाँ पर बिजनेस रहा वो बुरहानपुर से हमारे साथ में जुड़े रहा। तो कर्मभूमि तो ऑलरेडी है, 50 साल पहले से है। ये तो हमारे संबंधों को ताज़ा रखने के लिए मुझे बार बार इंदौर आना पड़ता है, जाना पड़ता है। बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर बेबाकी भी है, सीधी बात भी है, और जनता को सीधे तौर पर एक सीधा संदेश भी है कि इंदौर वाले इतना प्यार और दुलार देते हैं कि सुरेंद्र सिंह शेरा भैया जब जब इंदौर वाले बुलाते हैं तो दौड़े चले आते हैं। शेरा भैया, अब तक जनता के आप योद्धा थे, अब तो कोरोना के भी योद्धा आप कहे जा रहे हैं। कोरोना को भी आपने मात दी है, लड़ाई लड़ी है। कैसे वो पल बीते, कैसे वो दौर गुजरा? क्योंकि जनता की सेवा करते हुए जब आप संक्रमित हो गए और परिवार में भी जो है इसका असर देखने को मिला, तो वो दौर कुछ कैसे साझा करेंगे यहाँ पर जनता के? मैं वाकई बोलना चाह रहा हूँ, ये जो समय रहा बहुत कठिन वाला समय रहा है। उसमें बहुत आत्मबल को बहुत मजबूती के साथ आगे लेके चला मैं, और सभी दिन एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं कोरोना के कारण लोगों से मिला नहीं। हर वक्त बुरहानपुर शहर हो कि खंडवा जिला हो कि बुरहानपुर जिला हो, उसमें घूमते रहा, लोगों के मैक्सिमम केयर करते रहा, अधिकारियों के माध्यम से, मेडिकल की टीम के माध्यम से, नगर पालिका निगम के कमिश्नर के माध्यम से एक लगातार अपनी उनके साथ जोड़ बना रखा, और उनकी जो ये कोरोना वायरस फैल रहा था उसकी लड़ाई लड़ते रहा। और अभी भी लड़ रहा हूँ मैं बिना रुके। कितने लोगों को मैं इंदौर पेशेंट लेके भेजता हूँ, कितने लोगों को मैं खंडवा में, इंदौर, बुरहानपुर में अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ, और लगातार हर पेशेंट के साथ टच में हूँ। मेरे मोबाइल पे बुरहानपुर के कितने लोगों का सैंपलिंग हुई उसका रिकॉर्ड रहता है पर डे का, एक आदमी का रिकॉर्ड में रोज़ चेक करता हूँ। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल ऐसे ही जनता को सेवक चाहिए जो कि सही मायनों में सेवा भी करें, और जब जनता को उन जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत हो तो उनके लिए हरदम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध भी रहें। शेरा भैया, इन दिनों कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर जो है सुगबुगाहट चल रही है। कौन बनेगा कांग्रेस का नया कप्तान, आपको क्या लगता है? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, उस समय मैंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, आदरणीय कमलनाथ जी। उस समय से मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो क्षमता है, उस देश पे सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उनको अपना अध्यक्ष बनाए तो वाकई वो देखना कि वो पूरे कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान करेंगे, पूरे देश में कांग्रेस में करेंगे, जो मेरी सोच है। मैं जानता हूँ उनको इतने पास से, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी विजन बहुत स्ट्रांग है, वो काम करने की क्षमता उनमें बहुत है। और सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी में ये है कि वो सबको लेके चलते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, सबको उनका मान सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनसे अच्छा व्यक्ति कांग्रेस के पास आज की तारीख में नहीं है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को हेड करे और कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन हमने तो सुना है कि गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी कवायदें, ऐसे समीकरण। भाई ये तो कांग्रेस पार्टी का उनका खुद का सोच होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मेरा उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी कमलनाथ जी की बात पैरवी करी कि उनकी जो क्षमता है वो क्षमता से मध्य प्रदेश के लायक नहीं है। यहाँ उनकी क्षमता का सिर्फ 50% भी उपयोग नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, एक स्टेट के अंदर। उनकी क्षमता पूरे देश के। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उन्हीं कमलनाथ जी से, उन्हीं दिग्विजय सिंह जी से नाराज थे, और इसीलिए तो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वो बहुत बड़ा मैटर है, वो इनका सबका आपस में बड़े नेताओं का समझ की बात है। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि आज की तारीख में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाना चाहिए, तो मेरा अनुभव रहा जिंदगी का, जो मेरी राजनीतिक पकड़ जितनी है, मेरी सोच जितनी है, उस हिसाब से कमलनाथ जी एक ऐसा शख्स है जो पूरे देश के कांग्रेस को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं। ऐसी मेरी खुद की एक अपनी धारणा है,
और इसको मैं सही मानता हूँ। कमलनाथ जी कप्तान बनेंगे या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर तय है कि कमलनाथ जी को लेकर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का जो प्रेम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शेरा भैया, इन दिनों हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक जोड़ियों का कमाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज और महाराज हैं। आपकी नज़र में कौन सी जोड़ी बेस्ट है और वो कमाल करने वाली है जनता? देखिए, दोनों का तरीका काम करने का अलग अलग है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो ज्योतिराज सिंधिया जी की जो यूथ फॉलोइंग्स है और उनकी जो विजन है खास, और साथ ही साथ अनुभव का पिटारा हमारे शिवराज सिंह जी है, जो 15 साल से चीफ मिनिस्टर रहे और हर क्षेत्र को जानते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं, तो ये टीम कभी भी भारी पड़ेगी मध्य प्रदेश में, और यही टीम मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगी। अच्छा, 27 में से कितनी सीटें आप कौन सी पार्टी को देते हैं? कुछ आकलन है राजनीतिक तौर पर? ये तो जब तक मैं सही बोलना चाहता हूँ, जब तक ये उम्मीदवार सब ठीक से डिक्लेयर नहीं हो जाए और जब तक चुनाव का दौर चालू, तब उसके पहले कोई कुछ बोलने लायक नहीं रहेगा। मतलब मंदाता से आपकी तैयारी है, लेकिन आकलन नहीं है अभी 27 की सीटों में? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने क्षेत्र का देखना जरूरी है, जहाँ मैं पब्लिक से सीधे जुड़ा हूँ, जहाँ पब्लिक से रोज़ बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ ही रहूँ, और बड़ी राजनीति बड़े लोगों को निर्भर करने दो। मैं तो अपने क्षेत्र के एरिया के लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। चलिए, जाते जाते मध्य प्रदेश की जनता से, एमपी न्यूज़ के दर्शकों से क्या खास संदेश होगा बुरहानपुर के एमएलए श्री सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का? कि आज की तारीख में तो सबसे पहले तो ये है कि जो कोरोना वायरस पूरा फैला हुआ है, उसके लिए आपको आत्मबल मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि इस बीमारी को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये बीमारी दूर नहीं भागेगी, हम उससे लड़ाई लड़के जीतेंगे नहीं, तभी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि उसके कारण क्या है, सभी व्यापार और सामाजिक काम सब ठप पड़ गए। सबसे पहले अब आज की तारीख में हम लोग की एक ही राय ये रहनी चाहिए, इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, इस वायरस को कैसे दूर भगाया जाए। चलिए, बड़ी बात है, जनता के सेवक हैं, इसलिए जनता की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, और नाम के बाद शेरा जुड़ा है, इसलिए शेर जैसी दहाड़ भी है, और बातों ही बातों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को बड़ी नसीहत भी दे रहे हैं। देखना बहुत लाजमी होगा कि किस तरह से मंदाता विधानसभा का सियासी खेल बिगाड़ने में सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की भूमिका उभर कर आती है। क्या वो कमलनाथ जी के मनाने से मान जाते हैं या शिवराज जी के समझाने से समझ जाते हैं? ये सब कुछ हमें आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन आज भी उनकी नज़रों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें कमलनाथ ही नजर आते हैं, जो कि सबसे फिट चेहरे हैं। और आने वाले कल में जनता क्या कुछ फैसला सुनाने वाली है, इसके लिए इंतजार करना होगा उन तमाम चेहरों की फहरिस्त के ऐलान का। उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश में 27 में से कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जा रही है। एमपी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।